Next chapter, Foreign Contribution Regulation Act 2010. So test your knowledge questions are question number 1. State under what circumstances government can cancel the certificate of registration granted to a person under Foreign Contribution Regulation Act. Yes. As per section 14 of the Foreign Contribution Regulation Act, central government may cancel the certificate after carrying out an inquiry in the following grounds. The holder of the certificate has made an incorrect or false statement in the application for grant of registration or renewal. रजिस्ट्रेशन के लिए या रिन्यूअल के लिए जो होल्डर है या फिर जो एप्लीकेंट है उसने फॉल्स या इनकरेक्ट स्टेटमेंट सबमिट करी है गवर्नमेंट को, तो उसका क्या रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है. द होल्डर ऑफ द सर्टिफिकेट हैज़ वायलेटेड एनी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्टिफिकेट और रिन्यूअल देयर ऑफ. किसी भी कंडीशन का वायलेशन किया होल्डर ऑफ सर्टिफिकेट ने तो उसका कैंसिल कर देंगे या रिन्यू नहीं करेंगे. इन ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज़ नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट टू कैंसिल द सर्टिफिकेट. पब्लिक इंटरेस्ट में है कि उसका सर्टिफिकेट कैंसिल करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसिल कर सकती है. द होल्डर ऑफ द सर्टिफिकेट हैज़ वायलेटेड एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और रूल्स और ऑर्डर मेड देयर अंडर. किसी भी रूल या फिर ऑर्डर का वायलेशन किया जो होल्डर है सर्टिफिकेट का उसका कैंसिल कर देंगे सर्टिफिकेट. इफ द होल्डर ऑफ द सर्टिफिकेट हैज़ नॉट बीन एंगेज इन एनी रीजनेबल एक्टिविटी इन इट्स चोजन फील्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी फॉर 2 consecutive years और हैज़ बीन डिफंक्ड. ये कुछ नया प्रोविजन है. इफ द होल्डर ऑफ द सर्टिफिकेट हैज़ नॉट बीन एंगेज्ड in any reasonable activity in its chosen field for the benefit of the society for 2 consecutive years or has become defunct. जो होल्डर है सर्टिफिकेट का वो किसी भी ऐसी रीजनेबल एक्टिविटी में एंगेज नहीं है इन इट्स चोजन फील्ड जो कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हो फॉर 2 consecutive years और हैज़ बिकम डिफंक्ट, डिफंक्शनल हो गया, तो कैंसिल कर देंगे उसका सर्टिफिकेट. Any person whose certificate has been cancelled under this section shall not be eligible for registration or grant of prior permission for a period of 3 years from the date of cancellation of such certificate. एक बार अगर कैंसिल कर दिया तो 3 साल तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा सकते और प्रायर परमिशन भी लेके कुछ कुछ काम नहीं कर सकते, उसको हटा देंगे कि भैया तुम 3 साल तक घर पे बैठो शांति से. क्वेश्चन नंबर 2. एक्स एन एसोसिएशन हैविंग रजिस्ट्रेशन wishes to transfer the foreign contribution received by it to another organization, can it do so? Is there any restriction on transfer of funds to other organization? कोई restriction है क्या ट्रांसफर करने पे फंड्स को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन? Under the amended section 7 of FCRA 2011, no person who is registered and granted a certificate or has obtained prior permission under this act. Under the amended section 7, no person who is registered and granted a certificate or has obtained prior permission under this act and receives any foreign contribution shall transfer such foreign contribution to any other person. किसी और को तो ट्रांसफ़र नहीं ही कर सकते आप, भले ही प्रायर परमिशन लेके रखी हो, रजिस्ट्रेशन हो, सर्टिफिकेट हो आपके पास, रिसीव किया हो आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन, शॉल ट्रांसफर सच फॉरेन कंट्रीब्यूशन, शॉल ट्रांसफर, नो पर्सन ना, कोई नहीं करेगा, नो पर्सन shall not transfer such foreign contribution to any other person. Earlier, foreign contribution accepted with the permission of central government could be transferred to any person, any other person who is registered. जो registered था FCRA 2010 में उसको ट्रांसफ़र कर सकते थे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से और हैज़ ऑब्टेन्ड प्रायर परमिशन या फिर प्रायर परमिशन लेके रखी हो ट्रांसफ़र करने की. इट कैन बी सीन दैट द लेजिस्लेचर हैज़ प्लेस्ड अ ब्लैंकेट प्रोहिबिशन on transfer of foreign contribution received by any person to any other person. The intention is to prevent receipts of foreign contribution acting as mere conduit or facilitating agents for obtaining foreign contributions. मतलब प्रोहिबिट ही कर दिया, ब्लैंकेट प्रोहिबिशन डाल दिया कि आप किसी और को तो दे ही नहीं सकते. पहले ऐसा था कि जो रजिस्टर्ड था उसको ट्रांसफ़र कर सकते थे विद प्रायर परमिशन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से, बट अब तो ब्लैंकेट प्रोहिबिशन है, मतलब प्रोहिबिट ही कर दिया, अब आप कर ही नहीं सकते ट्रांसफ़र किसी को. द इंटेंशन ये है कि भाई प्रिवेंट करना कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो कहीं और मतलब गलत जगह पे यूज़ ना हो एज मियर कंडक्ट और फैसिलिटेटिंग एजेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग फॉरेन कॉन्ट्री. मतलब किसी और को मिलने के लिए आप किसी और से दिलवा रहे हो. मतलब जैसे चाहिए था एक्स को, अब एक्स को मिल नहीं पा रहा, उसके पास कुछ कुछ भी है, गवर्नमेंट ने नहीं देने दिया या कुछ भी किया, तो एक्स ने बोला ए को कि भाई तेरे पास सर्टिफिकेट है, तेरे को मिल जाएगा, तू ले ले, उसके बाद मुझे दे देना. ऐसा होता था, तो वो बंद कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट कर दिया. कैन फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन बी रिसीव्ड इन एंड यूटिलाइज्ड फ्रॉम मल्टीपल बैंक अकाउंट्स? ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई कि अगर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आपने रिसीव किया एक अकाउंट में और यूटिलाइज कर रहे हो आप मल्टीपल बैंक अकाउंट से,
The foreign contribution should be received only in the exclusive single foreign contribution account of a bank, also called as designated foreign currency account, foreign contribution account, FC account, as mentioned in the order for registration or prior permission granted, and should be separately maintained by the associations. However, one or more accounts called utilization account in one or more banks may be opened by the association for utilizing the foreign contribution after it has been received in the designated FCRA bank account, provided that no funds other than that foreign contribution shall be received or deposited in such accounts, or accounts, and in all such cases intimation is to be given online within 15 days of opening of such account. मतलब एक्सक्लूसिवली जो एक अकाउंट होता है रिसीव तो उसी में होगा, उसके बाद ऑर्डर में जो भी प्रायर परमिशंस हैं उसको, एंड शुड बी सेपरेटली मेंटेन बाय द एसोसिएशन, रजिस्ट्रेशन, ऑर्डर फॉर रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन। हाउएवर एक से ज़्यादा अकाउंट खोल सकते हैं जो कि यूटिलाइजेशन अकाउंट होंगे, ठीक है, इन वन और मोर बैंक्स, एक से ज़्यादा बैंक में ओपन किए गए हों एसोसिएशन से, उसी एसोसिएशन ने जिसने पैसा रिसीव किया है फॉर यूटिलाइजिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन आफ्टर रिसीविंग इट इन डेजिग्नेटेड FCRA बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट तो FCRA का ही होगा, मतलब उसी एक ही बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, दूसरे जो अकाउंट है उनमें पैसा नहीं ले सकते, और दैट नो फंड अदर देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन उस अकाउंट में, और उन मल्टीपल अकाउंट्स में भी इवन कहीं और से दूसरा पैसा नहीं आना चाहिए, उसमें डिपॉजिट कुछ और नहीं होना चाहिए। इन ऑल सच केसेस इंटीमेशन देनी पड़ेगी ऑनलाइन विद इन 15 डेज ऑफ ओपनिंग सच अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, कैन कैपिटल एसेट परचेज्ड विद द हेल्प ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस बी एक्वायर्ड इन द नेम ऑफ द मिस्टर राम एन ऑफिस बियरर ऑफ द एसोसिएशन? कैन कैपिटल एसेट्स परचेज्ड विद द हेल्प ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस, कैपिटल एसेट खरीदी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन से, एक्वायर्ड इन द नेम ऑफ मिस्टर राम एन ऑफिस बियरर ऑफ द एसोसिएशन? एसोसिएशन ने अपने एम्प्लॉय के नाम पे खरीद दिया कैपिटल एसेट, यार ये तो नहीं कर सकते होंगे क्योंकि आप, वो तो एम्प्लॉय है ना। नो, every asset purchased with foreign contribution should be acquired and possessed in the name of the association, since an association is a separate legal entity distinct from its members, क्योंकि भाई association is a separate entity from and that is distinct from its members. Next is question number 5. Mr. X, an individual of Indian origin but currently a citizen of a foreign country, gives a donation. State whether the donation given by Mr. X will be treated as foreign contribution. X एक इंडियन ओरिजिन का बंदा है बट करेंटली फॉरेन, किसी फॉरेन में सिटीजन लेके रखी है और उसने डोनेशन दिया। अब बताओ कि जो उसने डोनेशन दिया है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा क्या? यस, डोनेशन फ्रॉम अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ एक्वायर्ड फॉरेन सिटीजनशिप इज ट्रीटेड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अगर इंडियन ओरिजिन का है बट फॉरेन में सिटीजनशिप ले ली है तो वहाँ से उसके बाद उससे डोनेशन आ रहा है तो दैट इज़ अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। This will also apply to person of Indian origin, overseas citizen of Indian card holders. However, this will not apply to non-resident Indians. Non-resident Indians पे नहीं अप्लाई हुआ, who still hold Indian citizenship and they are not foreigners. Therefore, donation given by Mr. X, an individual of Indian origin with foreign nationality, will be treated as foreign contribution. मतलब जिनके पास सिटीजनशिप है इंडिया की, जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं बट सिटीजन हैं, hence they are not foreigners, donation from those people will not be foreign contribution. But in this case जो मिस्टर एक्स था उसके पास फॉरेन, वो फॉरेन नेशनल हो गया था क्योंकि उसने सिटीजनशिप ले ली थी उस कंट्री की। नाउ ही इज ट्रीटेड एज अ फॉरेनर, देयरफॉर उससे जो भी कंट्रीब्यूशन आया दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर रोहित, अ रिलेटिव ऑफ मिस्टर सुमन who is residing in France, remitted foreign contribution of rupees 2 lakhs to her for arrangement of religious program for the believers of Gurudev. Whether foreign remittances received from a relative are to be treated as foreign contribution as per FCRA 2010. रोहित रिलेटिव है सुमन का, जो फ्रांस में रहता है रोहित, उसने रेमिट किया फॉरेन कंट्रीब्यूशन 2 लाख रुपए सुमन को फॉर अरेंजमेंट ऑफ रिलीजियस प्रोग्राम, कि भाई आप रिलीजियस प्रोग्राम करवा लो इन गुरुदेव का। वेदर फॉरेन रेमिटेंस रिसीव्ड फ्रॉम अ रिलेटिव, एक रिलेटिव से पैसा मिला रिलीजियस प्रोग्राम करवाने के लिए, उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मानेंगे क्या? नो, इसको नहीं मानेंगे। एज पर सेक्शन 4E ऑफ FCRA 2010, इवन द पर्सन्स प्रोहिबिटेड,
under section 3, that is person not permitted to accept foreign contribution are allowed to accept foreign contribution from their relatives. मतलब जिन लोगों को परमिटेड नहीं है वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने रिलेटिव से. However, in terms of Rule 6 of FCRR 2011, any person receiving foreign contribution in excess of 1 lakh rupees or equivalent thereto in a financial year from any of his relatives shall inform the central government in Form FC1 within 30 days from the date of receipt of such contribution. Here, in the given situation, since the amount remitted by Mr. Rohit is more than rupees 1 lakh, so Ms. Suman is required to inform the central government in Form FC1 within 30 days from the date of receipt of such contribution. तो कोई भी पर्सन अपने रिलेटिव से पैसा ले सकता है. एनी पर्सन रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो 1 लाख रुपए से ज़्यादा ले रहा है या बराबर 1 लाख के ले रहा है देर टू इन अ फाइनेंशियल ईयर और इक्विवेलेंट देर टू मतलब ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपए ले लिए एक बार में 1 लाख रुपए ले लिए फ्रॉम एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स शॉल इन्फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट. इन्फॉर्म करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को FC1 में 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच कॉन्ट्रीब्यूशन. Here, in the given situation, since the amount remitted by Mr. Rohit is more than 1 lakh, Ms. Suman is required to inform the central government in Form FC1 within 30 days from the date of receipt of such contribution. Okay. Now, next question number 7. After giving a reasonable opportunity of being heard, central government cancelled the certificate of registration of Toast Tea Limited, a company registered under FCRA, on the ground that such cancellation was in public interest. 2.5 years have passed since such cancellation. Company has submitted its written declaration not to involve in such activities again and request restoration of the registration. Advise Toast Tea on its eligibility for re-registration और grant of prior permission. उसमें ऊपर लिखा था, एक क्वेश्चन पढ़ा था ना अभी कि 3 साल का टाइम होता है, तब तक आप कुछ नहीं बोल सकते, ना प्रायर परमिशन ना कुछ. एक बार कैंसिल हो गया तो हो गया. इसका आंसर क्या एक बार चेक करते हैं. Restoration of registration. As per section 14(3) of the Foreign Contribution Regulation Act 2010, any person whose certificate has been cancelled under this section shall not be eligible for registration or grant of prior permission for a period of 3 years from the date of cancellation of such certificate. एक बार अगर आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाला सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया तो उसको एलिजिबल ही नहीं है वो रजिस्ट्रेशन के लिए, ना ही प्रायर परमिशन के 3 साल तक के लिए, ना ही प्रायर परमिशन के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट. कुछ भी कर लो, रिटर्न बोल लो हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, आपका कैंसिल हो गया, 3 साल तक गया आप वो. इन द इंस्टेंट केस टोस्ट टी लिमिटेड is not eligible for re-registration or grant of prior permission as only 2.5 years have passed since such cancellation, so restoration is not permissible as the requirement of 3 years cooling period from the date of cancellation of certificate for registration is not complied with. अभी तक 3 साल नहीं हुआ, तो 3 साल कंप्लीट होना फिर आना. चलो वापस. Question number 8. In the light of the provisions of Foreign Contribution Regulation Act 2010, examine and decide whether the following persons in India are permitted to receive the amounts or articles in the following situation. एग्जामिन करो और डिसाइड करो वेदर द फॉलोइंग पर्सन्स इन इंडिया आर परमिटेड टू रिसीव द अमाउंट और आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन. Messrs. KG&C, a partnership firm, obtained a loan from a club registered in London for its business purpose. KG एक पार्टनरशिप फर्म है, उसने लोन लिया एक क्लब से जो कि लंदन में रजिस्टर्ड है बिजनेस पर्पस के लिए. बिजनेस पर्पस के लिए लोन लिया एक क्लब से लंदन में रजिस्टर्ड है जो कि. Second part is Hello FM, a registered association, received funds from a foreign company for establishing frequency model radio station to broadcast audio news. फॉरेन से फंड लिया, ये नहीं है शायद, ये प्रोहिबिटेड है कि आप रेडियो स्टेशन और न्यूज़ एजेंसी और ब्रॉडकास्टिंग वालों के लिए ना फॉरेन से नहीं ले सकते फंड. मिस्टर हैप्पी रिसीव्ड अ रिस्ट वॉच एज अ मैरिज एनिवर्सरी गिफ्ट फ्रॉम हिज अंकल. मैरिज एनिवर्सरी गिफ्ट है, हाँ. अ सिटीजन ऑफ USA. The market value of the wristwatch is 25,000. Mr. Happy received a wristwatch as marriage anniversary from his uncle, a citizen of US. US का सिटीजन है, उसने अपने भांजे को जो भी बोलेंगे उसको रिस्ट वॉच गिफ्ट करी 25,000 की. तो वैसे 25,000 इज विद इन 50,000 का लिमिट तो अलाउड होगा. 3 पार्ट है, ठीक है.
फर्स्ट पार्ट वाज एज पर सेक्शन 21J, जिसमें वो लंदन के क्लब से आपको लोन मिला था. फॉरेन सोर्स includes a society, club or other association or individuals formed or registered outside India. फॉरेन सोर्स क्या होता है? फॉरेन सोर्स का डेफिनेशन दिया है 21J में ऑफ FCRA 2010. फॉरेन सोर्स इंक्लूड्स एक सोसाइटी, क्लब या अदर एसोसिएशन और इंडिविजुअल formed or registered outside India. Formed or registered outside India. Accordingly, in the given case, amount, that is loan, received by Messrs. KG and Company, being a partnership firm, not covered under the provisions. Not covered under the above provisions from club registered in London for its business purposes permissible. मतलब क्लब से ले सकते हैं क्योंकि वो एक फॉरेन सोर्स है. क्लब, सोसाइटी या एसोसिएशन और इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया. क्लब, सोसाइटी, अदर एसोसिएशन या इंडिविजुअल जो कि इंडिया के बाहर से रजिस्टर्ड है. अकॉर्डिंगली, इन द गिवन केस, लोन रिसीव्ड बाय केजी एंड कंपनी बीइंग अ पार्टनरशिप फर्म नॉट कवर्ड अंडर द अबव प्रोविजन दैट फ्रॉम क्लब रजिस्टर्ड इन लंडन फॉर इट्स बिजनेस पर्पज इज परमिसिबल. ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. सेकेंड पार्ट वॉज रेडियो. आप हेलो FM स्टेब्लिश कर रहे थे, उसके लिए आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया. एज पर सेक्शन 3 ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, नो फॉरेन कंट्रीब्यूशन शॉल बी एक्सेप्टेड. नहीं ले सकते बाय एनी एसोसिएशन और कंपनी एंगेज इन द प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑडियो न्यूज़ और ऑडियो विजुअल न्यूज़. ऑडियो न्यूज़ या फिर ऑडियो विजुअल न्यूज़ और करंट अफेयर्स प्रोग्राम या करंट अफेयर्स प्रोग्राम से भी हो, थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मोड और एनी other electronic form as defined in Information Technology Act 2000 or any other mode of mass communication. Accordingly, किसी भी मास कम्युनिकेशन वाले मोड से, ऑडियो विजुअल से, करंट अफेयर प्रोग्राम से, इलेक्ट्रॉनिक मोड से या फिर कुछ भी हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और एनी मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन, किसी भी मोड का हो मास कम्युनिकेशन का. अकॉर्डिंगली, हेलो FM इज़ नॉट परमिटेड टू रिसीव एनी फंड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी. आप नहीं ले सकते पैसा. ठीक है. थर्ड पार्ट वॉज कि रिस्ट वॉच दिया था उसके अंकल ने USA से 25,000 का. एज पर द प्रोविजंस ऑफ द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स of any article, not being an article, given to a person as a gift for his personal use if the market value in India of such article on the date of such gift is not more than such sum as may be specified from time to time by the central government by the rules made by it in this behalf. This sum has been specified as rupees 1 lakh currently. अभी 1 लाख की लिमिट है. In the given situation, Mr. Happy receives the wristwatch, market value of rupees 25,000 as marriage anniversary gift from his uncle, a citizen of USA. Since the value of the wristwatch is within the prescribed limit, hence Mr. Happy is permitted to receive the article. तो 1 लाख रुपए की लिमिट है इसमें. 50,000 का जो गिफ्ट वाला प्रोविजन था वो टैक्स में आता है, यहाँ पे 1 लाख की लिमिट है. एज पर द प्रोविजंस ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन Regulation Act 2010, foreign contribution means the donation, delivery or transfer made by any foreign source. डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफ़र. डोनेशन हुआ, डिलीवरी हुआ या ट्रांसफ़र हुआ किसी भी फॉरेन सोर्स से किसी भी आर्टिकल का, नॉट बीइंग एन आर्टिकल गिवन टू अ पर्सन एज अ गिफ्ट फॉर हिज पर्सनल यूज़. बस गिफ्ट अगर है पर्सनल यूज़ के लिए, इफ़ द मार्केट वैल्यू इन इंडिया ऑफ सच आर्टिकल, और मार्केट वैल्यू उस आर्टिकल की इंडिया में ऑन द डेट ऑफ सच गिफ्ट, जिस दिन गिफ्ट दिया, इज नॉट मोर देन सच सम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द रूल्स मेड बाय इट इन दिस बिहाफ. जित जो रूल्स बनाए गए हैं उसके अंदर ही है अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है. दिस सम हैज़ बीन स्पेसिफाइड एज रुपीज़ 1 लाख रुपीज़. अभी करेंटली 1 लाख रुपए प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है. फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन के डोनेशन, डिलीवरी या ट्रांसफ़र मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स of any article, not being an article given to a person as a gift for his personal use. अगर कोई आर्टिकल है पर्सनल यूज़ का तो कोई प्रोहिबिशन नहीं है. द मार्क और उसका मार्केट वैल्यू इंडिया में उस आर्टिकल का डेट की, गिफ्ट की डेट पे सच सम स्पेसिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है. तो उसने तो 25,000 ही दिया था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. मिस्टर रमाकांत हाथी
an Indian Administrative Service officer, sorry, Mr. Ramakant Hadia, an IAS officer, has received an invitation to visit Germany for representing India in an annual summit program. Mr. Ramakant Hati, on his visit, has met with a sudden illness and received foreign hospitality of amount 65,000 in the form of emergent medical treatment. Under the given scenario, you are required to advise Mr. Ramakant Hadi regarding his responsibility to intimate the receipt of foreign hospitality as per the provisions of the Foreign Contribution Regulation Act 2010 and rules made thereunder. फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले सकते हो क्या आप? वो भी अप टू 65,000 की फ्रॉम फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट. आई थिंक होना चाहिए परमिसेबल, या शायद इसका भी 1 लाख ही होगा लिमिट. As per Section 6 of the Foreign Contribution Regulation Act 2010, various categories of persons are required to take prior permission of the central government before accepting foreign hospitality. While visiting any country or territory outside India, government servants are one of such persons who are required to take prior permission, provided it shall not be necessary to obtain any such permission for an emergent medical aid needed on account of sudden illness contracted during a visit outside India. Further, as per Rule 7 of Foreign Contribution Rules 2011 and amendments thereto, in case of emergent medical treatment aid needed on account of sudden illness during a visit abroad, the acceptance of foreign hospitality shall be required to be intimated to the central government within 1 month of such receipt, giving full details including the source, approximate value in Indian rupees, and the purpose for which and the manner in which it was utilized. However, no such intimation is required if the value of such hospitality in emergent medical is up to rupees 1 lakh or equivalent. Accordingly, Mr. Ramakant is not required to intimate such detail of acceptance of foreign hospitality, as the value of such hospitality in emergent medical treatment is within the limits specified in Rule 7 of Foreign Contribution Rules 2011. उसमें ना 65,000 लिखा था सिर्फ, उसमें रुपीज़ नहीं लिखा था कहीं भी, या फिर ये भी नहीं लिखा था कि इक्विवेलेंट रुपीज़. इसमें लिखा है 1 लाख रुपीज़ और इक्विवेलेंट. अभी अगर $65,000 हुआ मान लो, तो वो तो 1 लाख से तो कहीं ज़्यादा हो जाएगा. तो इसमें वही है कि आपको अपने हिसाब से ऑल्टरनेटिव करके आंसर लिखना पड़ेगा, या फिर अजम्पशन लगा के कि भैया हमने एज्यूम किया कि 65,000 रुपीज़ के बराबर ही था वो. सो एज पर सेक्शन 6 ऑफ द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्ट 2010, various categories of persons are required to take prior permission of central government before accepting foreign hospitality. जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेने से पहले. जब आप इंडिया के बाहर जा रहे हो पहले ही लेना पड़ेगा, अगर जा रहे हो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के लिए तो पहले परमिशन लो फिर जाओ. या फिर अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है, आर वन ऑफ सच पर्सन जिनको भी प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रोवाइडेड इट शॉल नॉट बी नेसेसरी. बट उस केस में नेसेसरी नहीं है प्रायर परमिशन, जब आप चले गए वहाँ पे उसके बाद इमरजेंसी में आपको मेडिकल एड लेना पड़ा ऑन अकाउंट ऑफ सडन इलनेस. अगर आउटसाइड इंडिया है तो मतलब एकदम से आ गया आपको, मान लो हार्ट अटैक आ गया जाते जाते, तो भाई पहले थोड़ी पता था कि हार्ट अटैक आ जाएगा, तो उसी टाइम आपको सडनली मतलब वो हो गई, सडन इलनेस हो गई, तो इमरजेंसी मेडिकल एड चाहिए. तो उस केस में प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है. और उसके बाद अगर द एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी शैल बी रिक्वायर्ड टू बी इंटीमेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. बट सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर बताना पड़ेगा. जब वो आपका अमाउंट रिसीव हुआ फुल डिटेल्स देनी पड़ेगी इंक्लूडिंग द सोर्स कि कहाँ से पैसा आया, और अप्रॉक्सीमेट अमाउंट इन इंडियन रुपीज़ वो भी बताना पड़ेगा कि इंडियन रुपीज़ में अप्रॉक्सीमेट अमाउंट कितना होता है उसका, एंड द पर्पज़ फॉर विच एंड द मैनर इन विच इट वॉज यूटिलाइज. पर्पज़ भी बताना पड़ेगा और किस मैनर में यूटिलाइज किया उसको वो भी बताना पड़ेगा. बस ये है कि अगर 1 लाख रुपए से कम का है या उसके बराबर का है तो कोई ज़रूरत नहीं है. अकॉर्डिंगली मिस्टर रामाकांत को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि 1 लाख से कम था. सो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10.
XYZ Foundation, a society registered under the Societies Registration Act 1860, has received foreign contribution from a Mala Company LLC, a company incorporated in Singapore. XYZ Foundation deposited the amount of foreign contribution in a bank and earned interest on it. XYZ Foundation desires to invest maturity proceeds from deposits in mutual funds. You are required to advise whether XYZ Foundation is allowed to make such investment considering the provisions of Foreign Contribution Act 2010. Note: XYZ Foundation has obtained certificate of registration under Section 11 of the Act. सेक्शन 11 में आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है. फाउंडेशन क्या है? एक सोसाइटी है, रजिस्टर्ड है. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में हैज़ रिसीव्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन माला कंपनी से, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर, सिंगापुर की कंपनी है. XYZ फाउंडेशन डिपॉजिटेड द अमाउंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन अ बैंक और उसको उस पर इंटरेस्ट मिला. XYZ फाउंडेशन डिज़ायर टू इन्वेस्ट मेच्योरिटी, जो उसका मेच्योरिटी प्रोसीड्स होगा उसको म्यूचुअल फंड्स में डालने का सोच रहा है. यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस वेदर ये जो फाउंडेशन है ये ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता, म्यूचुअल फंड ले सकता है कि उससे. सो आंसर टू सेक्शन आंसर टू 10 इज एज पर द एक्सप्लेनेशन 2 to the definition of foreign contribution under the act, the interest accrued on foreign contribution deposited in any bank referred to in section 17 subsection 1 or any other income derived from the foreign contribution or interest thereon shall also be deemed to be foreign contribution within the meaning of this clause. As per the explanation 2 to the definition of foreign contribution under the act, the interest accrued on the foreign contribution deposited in any bank referred to in section 17 subsection 1 or any other income derived from the foreign contribution or interest thereon shall also be deemed to be foreign contribution. मतलब जो इंटरेस्ट मिलेगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन पे उसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही मानेंगे इस क्लॉज के लिए. Further, as per section 8 of the act, every person who is registered and granted a certificate or given prior permission under this act and receives any foreign contribution shall utilize such contribution for the purpose for which the contribution has been received. जो भी बंदा रजिस्टर्ड है, जिसके पास सर्टिफिकेट है और या फिर जिसके पास प्रायर परमिशन है इस एक्ट में रिसीव करने की फॉरेन कंट्रीब्यूशन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस कंट्रीब्यूशन को उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करे जिस पर्पस के लिए वो रिसीव हुआ है. Further, any foreign contribution or any income arising out of it shall not be used for speculative business. Speculative business में नहीं लगा सकते. Where speculative business includes investment in mutual fund. Investment in mutual fund speculative business होता है. तो आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फिर उससे रिलेटेड कोई इनकम हुई हो तो उसको स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में नहीं लगा सकते. Therefore, XYZ Foundation cannot use the contribution as well as the interest component for the investment in mutual fund. Done. This chapter is also completed.